काशीराम जी का 90वां जन्मदिन आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं। इस संबंध में केवल 3-4 बातें खास तौर पर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि काशीराम जी ने मामसेव संगठन बनाने का काम 72 से शुरू किया और 72 से शुरू करने का जो बैकग्राउंड है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन लागू हुआ, मगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 26 जनवरी 1950 को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट लागू हुआ और उसके 22 साल बाद ऐसा दिखाई देने लगा कि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर पढ़ा लिखा एजुकेटेड क्लास तैयार हो गया और ये जो एजुकेटेड क्लास तैयार हो गया इसका परिवर्तन के आंदोलन में क्या रोल हो सकता है, ये बात केवल मात्र काशीराम जी को समझ में आया। उस समय किसी के भी ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने पढ़े लिखे लोगों का, एम्प्लॉइज लोगों का परिवर्तन के आंदोलन में उपयोग करने का निर्णय किया। इसी के अंतर्गत उन्होंने मामसेव नाम का संगठन बनाया। ये उनकी ऐसा कहा जा सकता है कि दूरदृष्टि है। ये किस दृष्टि से दूरदृष्टि है कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, समय, हुनर और श्रम, अगर ये साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वो आंदोलन स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और फिर उनका ना होने की वजह से जो हश्र रिपब्लिकन पार्टी के लोगों का हश्र काशीराम जी ने अपनी आंखों के सामने महाराष्ट्र में देखा। अपनी आंखों के सामने ही वो गतिविधियां चल रही थी, वो उन्होंने देखा कि किस तरह से वो पिछलग्गू बन करके वो सारा काम कर रहे थे। तो उन्होंने इन सारी परिस्थिति का एनालिसिस किया तो उस एनालिसिस के बाद उनको ये समझ में आया कि समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, एम्प्लॉइज है, उसका उपयोग आंदोलन के लिए किया जाना चाहिए। जिनके पास बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम है, ये केवल काशीराम जी ने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई किया कि ये साधन किसी भी आंदोलन को स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जो किसी ने भी नहीं किया। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मामसेव बनाया। बहुत सारे लोगों को ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये बात बाहर के लोग जो मामसेव के बाहर है उन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता।
क्योंकि जो लोगों को पिछलग्गू बनने की मानसिकता है, आदत है, उस वजह से उनको समझ में नहीं आता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो बहुत यूनिक है, जो शायद काशीराम जी की ही बुद्धि उसको समझ सकती है और उपयोग करने का सोच सकती है। वो क्या है कि जितने भी मुलाजिमों के संगठन, कर्मचारियों के संगठन बनते थे, जितने भी, कोई भी, अभी भी और पहले भी बनते थे, तो कोई भी संगठन ऐसा नहीं सोचता था कि ये कर्मचारी लोगों का संगठन इकट्ठा करके, कर्मचारियों को इकट्ठा करके संगठन बनाकर, कर्मचारियों का संगठन बनाकर समाज के लिए काम करना चाहिए। कर्मचारियों का संगठन बनाकर कर्मचारियों के लिए करना चाहिए, तो बहुत सोचने को ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सभी लोग कर रहे हैं, पहले भी करते होंगे, उनके पहले भी करते होंगे शायद, कि जिन लोगों का संगठन है उनके लिए काम करने का। ये तो कोई सोचने की बात बहुत ज्यादा मुझे लगता है। सोचने की यूनिकनेस क्या है कि पढ़े लिखे एम्प्लॉइज लोगों का संगठन बनाने का, मगर उनके लिए नहीं करने का। वो जिस समाज में पैदा हुए उस समाज के लोगों के लिए काम करने का, ये बहुत यूनिक आइडिया थी। वो तब भी थी और अभी भी है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मणवादी समाज है और लोग हैं, उनको, उनके आंदोलन को साधन प्रोवाइड करने के लिए व्यापारी लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, वो उनको साधन संसाधन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके आंदोलन को पैसा मिल रहा है, चलता है। हमारे आंदोलन को कोई उद्योगपति, कोई व्यापारी पैसा नहीं दे सकता, और पैसे के अभाव में कोई भी आंदोलन चलाना संभव नहीं है। इस दृष्टि से कर्मचारियों का ही संगठन बनाने का, मगर कर्मचारियों के लिए काम नहीं करने का, कर्मचारी जिस समाज में पैदा हुआ है उस समाज के लिए काम करने का, इसके लिए लोगों को तैयार करने का काम यूनिक आइडिया थी। अभी भी बहुत सारे लोग हमारे ऊपर आरोप करते हैं, अरे वामन मेश्राम तो एम्प्लॉय लोगों का संगठन बनाता है बम से, मगर उसके लिए तो कुछ करता ही नहीं। मेरे ऊपर ऐसा एक आरोप है, एक काशीराम जी के ऊपर भी आरोप था, मेरे ऊपर भी। अरे वो काशीराम, वामन मेश्राम कर्मचारी लोगों का संगठन चलाता है, उसके प्रमोशन का, उसके पोस्टिंग का, उसके ट्रांसफर का, और इसका और उसका, वो कुछ भी नहीं करता। ये वास्तव में सही बात है। वो जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो सही बोलते हैं कि नहीं ऐसा मैं नहीं करता, ये बात सही है। क्यों नहीं करता? काशीराम जी क्या सोचते थे? तुमको रिजर्वेशन में नौकरी मिली, तुम काबिल हो इसलिए नहीं मिली। तुमको रिजर्वेशन में नौकरी मिली, रिजर्वेशन तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया, रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लिए बनाया गया। उस समाज के नाम पर तुमको रिजर्वेशन मिला, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, और इसलिए उन्होंने उसका एक सिद्धांत बनाया जो अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। वो सिद्धांत क्या बनाया? पे बैक टू सोसाइटी। अब बामसेफ के अंदर भी बहुत सारे शायद लोग काम करते होंगे, उनको भी ये बात अभी तक समझ में नहीं आती। पे बैक टू सोसाइटी। ये शब्द जो है, अगर चमचा एज का किताब आप पढ़ो जो काशीराम जी ने खुद लिखा, उसमें ये रिकॉर्डेड बातें हैं, काल्पनिक बातें नहीं है। काशीराम जी कहा करते थे कि बामसेफ मैंने पे बैक टू सोसाइटी के लिए बनाया। तो ये यूनिक बात है। अगर ये यूनिक बात उन्होंने पढ़े लिखे एम्प्लॉय लोगों में नहीं चलाई होती, तो आज जो हमारी मूवमेंट खड़ी हुई है वो मूवमेंट नहीं खड़ी होती। तो ये दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी बात, क्या किसी ने
शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, इन तमाम लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और इनकी सारे देश भर में एक मूवमेंट बनानी चाहिए। ऐसा रिपब्लिकन पार्टी में विचार होता था? है भाई? अभी भी नहीं होता ऐसा सचिन बनसोड़े का कहना है। सचिन बनसोड़े का ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। क्यों? मैं एक मौलिक बात आपको बताना चाहता हूं। वो मौलिक बात क्या है? दलित पैंथर और आरपीआई के लोगों के, मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि ऐसा सोचना चाहिए। ऐसा सोच भी कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आता। करना धरना वो बहुत दूर की बात है, वो तो आगे की बात है। वो ऐसा सोच भी नहीं आता। मग काही लोक असं म्हणतात, काय म्हणतात, अरे आपल्या पुरतं केलं पाहिजे ते भावन म्हणजे हे याला त्याला त्याला ऐकतोय माझं ते, आणि बाहेर माझ्याजवळ नाही बोलत, बाहेर बोलत। तो ये जो बहुजन की जो आइडिया है, ये बहुजन की आइडिया, ये काशीराम जी ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने 1947 में ऐसा स्पीच किया हुआ है और वो रिकॉर्ड में है। और वो बोलते थे कि ये देखो ये स्पीच में लिखा हुआ है, हमको ये करना चाहिए। तो जो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था वो काम उन्होंने प्रैक्टिकल में बहुसंख्यक लोगों को जगाकर जोड़ने का काम व्यवहार में कैसे किया जा सकता है उसका प्लान बनाकर करके दिखाया। तो ये अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग रटी रटाई बातें करते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, ऐसा बोलते। अब उसको बोलो, उसको पूछो कैसे होगा, क्योंकि तुम्हारा विचार और व्यवहार बहुत ज्यादा 15% लोगों तक है। वैसे तो 15% भी नहीं है, मैं थोड़ा सा उनको बेनिफिट दे रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा तुम शेड्यूल कास्ट के 15% लोगों तक सोच रहे हो, मगर एक जाति का ही सोच रहे हो, मगर फिर भी मैं बेनिफिट दे रहा हूं। 15% तक तुम सोच रहे हो। मुझे बताओ 15% से भारत में कोई कैंडिडेट एमएलए एमपी चुनकर आता है क्या? आता है? नहीं आता है। आग भी नहीं आया, कभी भी नहीं आने वाला, पहले भी नहीं आया। तो शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है, ऐसा बाबा साहब ने कहा। अबे कैसे होगा 15% में? वो काशीराम जी ने बताया कि ये जो लक्ष्य है वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को मिलाकर होगा। इतने लोगों को इकट्ठा करने से शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है, ये पूरा होगा। कम से कम 30-32, अभी तो वो परसेंटेज और ज्यादा बढ़ गया है, तो आप अपना एमएलए एमपी चुनकर भेज सकते हो और फिर बहुसंख्यक सीटों को जितवाकर आप सेंटर में, स्टेट में राज बना सकते हो, स्थापित कर सकते हो। आपके जानकारी के लिए बता दो कि प्रकाश आंबेडकर भी एक आरपीआई चलाते थे। जब काशीराम जी ने बहुजन का प्रयोग सफल करके दिखाया, उसके बाद प्रकाश आंबेडकर ने बहुजन महासंघ भारिप बनाया। भारिप प्लस बहुजन महासंघ है रिकॉर्ड।
मतलब रिकॉर्ड की बातें बोल रहा हूं आपको, यानी उधर से इधर। और वो काम अभी भी व्यवहार में अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए संगठन बनाना जरूरी है। संगठन बनाने का काम काशीराम जी के अलावा कभी भी किसी ने भी नहीं बनाया। वहीं से हमने सीखा, उन्हीं से हमने सीखा। और आज 729 जिलों में से 625 जिलों में हमने मामसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का संगठन बनाया। और राष्ट्रीय स्तर पर शायद ऐसा फुले शाहू आंबेडकर के आंदोलन में भारत बंद करना चाहिए, ऐसा सोच भी किसी के दिमाग में नहीं आया। महाराष्ट्र बंद नहीं कर सकते, भारत बंद कहां से करेंगे? महाराष्ट्र में संगठन बनाते हैं, मगर नेता राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय नेते है, आता कि नहीं आता पेपर में राष्ट्रीय नेते। अरे पण चुनाव आयोग का नियम है कि कम से कम 3 राज्यों में तुम्हारी पार्टी रिकॉग्नाइज होगी तो तुम राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हो, तो तुम्हारा महाराष्ट्र में ही है। इस हिसाब से, इस दृष्टि से भी राष्ट्रीय नहीं है, तो तुम किस हिसाब से राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय नेता हो? तो जो आम आदमी है उसको कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, उसको कोई कसौटी भी पता नहीं है कि साले राष्ट्रीय होने की क्या कसौटी है। अब क्या, किसी को कुछ भी पता नहीं है, उसके इग्नोरेंस का फायदा उठाना, ये कैरेक्टर में आपके बेईमानी है, ऐसा आपके कैरेक्टर में बेईमानी है, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब है, उसके साथ आप कुछ भी करते रहो, चीटिंग करते रहो, ये तो ठीक नहीं है। अभी हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तो 32 राज्यों में हमारा संगठन है। बंगाल के आगे असम है, और असम के आगे त्रिपुरा, उसके बाद 4 स्टेट बाकी है, वह उतरे ही सारे, बाकी सारे 36 स्टेट में 32 राज्यों में हमारा संगठन कार्यरत है। इतना बड़ा संगठन जो है हम लोगों ने सारे देश भर में बनाया, और इसके लिए जिंदगी के तमाम साल, 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी। मैं ये ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि 18 साल के नियम के अनुसार भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का आपको जॉब मिलता है। तो मुझे भी 18 साल के बाद में बगैर इंटरव्यू को मैं मतलब नौकरी लग गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि मैं थोड़ा मेरिट का स्टूडेंट था। तो उस स्टूडेंट के आधार पर मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था, और जब मैं ज्वाइन हो गया तो एक सुपरवाइजर को, जो वहाँ का सेक्शन सुपरवाइजर था, उसने एक सीनियर मोस्ट आदमी को मुझे ट्रेनिंग देने के काम पर लगाया। तो वो क्या करता था, वो मुझे 6 बजे तक ऑफिस का ट्रेनिंग देता था, 6 बजे के बाद मामसेप की मीटिंग में लेके जाता था, 2-2 ट्रेनिंग देता था। तो पहले ऑफिस के दिन से ही मेरा मतलब मामसेप में एंट्री हो गया। वैसे मैं LLB फर्स्ट ईयर में था, तो काशीराम जी को हमारे सीनियर लोगों ने विद्यार्थियों का जो कार्य होता है उसमें उनको बुलाया था लॉ कॉलेज में। तो काशीराम जी ने भाषण देने के बजाय वो ब्लैक बोर्ड पर वो अपनी योजना कि मैं क्या करना चाहता हूं वो समझाने का काम किया है। ऐसा आमतौर पे कोई करता नहीं थे, मुझे ये मेमोरी में याद है। तो इस तरह से ऐसी यूनिक बात जो है वो संगठन बनाने का, क्योंकि बड़ा परिवर्तन अगर आपको लाना है तो वो बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति के बल पर ही लाया जा सकता है। ये काम हमने मामसेप में काशीराम जी ने जो ट्रेनिंग शुरू किया, और एक यूनिक बात, काशीराम जी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फुले शाहू आंबेडकर के आंदोलन में ट्रेनिंग शुरू किया। उनके पहले फुले शाहू आंबेडकर के आंदोलन में
कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, ये ट्रेनिंग की व्यवस्था क्यों काशीराम जी ने की कि सारे लोग फुले शाह अम्बेडकर बोलते तो है, पता किसी को कुछ भी नहीं। ये बात जब काशीराम जी को समझ में आई तब उनको लगा रे इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो फिर वो सारा 1916 से लेकर आगे का जो इतिहास है ना आंदोलन का, वो सारा ज्योतिराव फुले से आधुनिक भारत का इतिहास जो है उनके ट्रेनिंग में वो पढ़ाते थे। फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन का जो ट्रेनिंग है ना, वो इतिहास वो सब पढ़ाते थे, और कैसा कैसा उन्होंने आंदोलन को चलाया और किस तरीके से ये संविधान में हम लोगों को अधिकार मिले, वो सारी बातें ट्रेनिंग में उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। तब जाकर हमारे लोगों को कुछ जानकारी मिली। तो मैं ऐसा मानता हूं, आज थोड़ा बहुत फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन में अभ्यास करने वाले लोग अगर थोड़े बहुत दिखाई देते हैं तो केवल मामसेफ के ही। आज भी इतना सारा होने के बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी में ट्रेनिंग नहीं है। अरे देखा देखी कर लेते, तुम कर रहे हो इसलिए हम भी कर रहे, अरे ऐसा ही कर लेते, अनुकरण ही कर लेते, फिर भी नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो ओरिजिनल तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो पढ़ने वढ़ने का जो दूसरे जो लोग हैं, वो पढ़ने वढ़ने का कोई काम जो है वो पढ़ाते नहीं है, बल्कि उनका एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला भी बहुत मजेदार है। जय भीम बोलो और किधर भी चलो, मगर इतना बोलो, बाकी तुमको कोई जरूरत नहीं है, कोई स्टडी की जरूरत नहीं है, कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने कौन सी किताबें लिखी, पढ़ी क्या? नहीं, कौन सी लिखी, उस किताबों का नाम क्या है, कभी किसी ने, ये केवल इस मूवमेंट में ही जानकारी मिलती है, समझदारी मिलती है, और बढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इसके द्वारा मूवमेंट में, तो इस वजह से हमारे कार्यकर्ता जो है ना, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर एक दिन का ट्रेनिंग लेने वाले बहुत तमाम लोग हैं। 2-2, 3-3 घंटे बोलने वाले तो हजारों लोग हैं सारे देश भर में, मतलब बहुत सारे लोग हैं। और अभी वो जानकारी होने की वजह से एक नई समस्या पैदा हो गई कि उनको बोलने रोकने के लिए चिट्ठी देनी पड़ती है। अरे बहुत हो गया यार, थोड़ा सा अभी ये इसको भी मैंने चिट्ठी देने के लिए कहा कि अरे ये ज्यादा बोल रहा है, थोड़ा सा। तो मैं आप लोगों को ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट को ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए काशीराम जी का कंट्रीब्यूशन मतलब बहुत अनन्य साधारण है, असाधारण है। और उनसे कितनी बातें सीखी जा सकती है, उनके जाने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारी बातें सीखी जा सकती है। इतना सारी बातें उन्होंने पीछे छोड़ कर गए, उन सारी बातों से आज भी बहुत सारी बातें सीखी जा सकती है, समझी जा सकती है, और भविष्य की रणनीति बनाई जा सकती है। दूसरे चाहे इस बात को सीखने की कोशिश करे या ना करे, मगर मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ उनके गतिविधियों से, जो मैं जानता हूँ उससे हम लोग सबक सीखते हैं और भविष्य में अपनी रणनीति बनाने के लिए उसका उपयोग और प्रयोग करते हैं। आज जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, इस संगठित शक्ति की वजह से दूसरे बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी, उन लोगों को लगता है कि हमारी मदद लेनी चाहिए, चुनाव में लेनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। बहुत सारे लोगों को, बड़े नेताओं को लगता है। तो उसकी प्रासंगिकता आज संगठित शक्ति के बल पर हमने बनाई हुई है, और आने वाले 2030 तक ये हमारी कोशिश है कि 6 लाख गांवों तक और 15 लाख बूथ तक इस संगठन का जाल आने वाले समय में हम लोग इसको फैलाएंगे। इसको फैलाने के लिए अभी हमारी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हमने लाया है।
वो बहुत बड़ा बदलाव क्या है? अब हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को जागृत करके संगठित करने का काम जो करना था वो कर लिया है। अभी हम लोग मासेस को जागृत करके संगठित करने के काम में लगे हुए हैं और उसके लिए लाखों लोगों की सभाएं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं जो है, वे कल परसों बॉम्बे में हमने लिया, बहुत बड़ा, पूरा जितना ग्राउंड था पूरा भर गया था। कल परसों बंगाल में मैं मालदा टाउन, मालदा का नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा, वहाँ बहुत विराट कार्यक्रम हमने किया, हाँ बहुत बड़ा किया। तो इसलिए अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे यार ये इतने स्टेट इतने ऐसा बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो फोटोग्राफ देख लेगा तो उनको लगेगा कि ये कोई ऐसी हवा में फेंकने का काम जैसे मोदी जी फेंकते रहते हैं कि यार मोहम्मद इस्लाम भी फेंकता होगा, तो वो रिकॉर्ड में आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग, मैं पहले ट्रेनिंग में लगा, अभी ट्रेनिंग लेना मैंने बंद कर दिया क्योंकि ट्रेनिंग लेने वाले बहुत लोग हो गए। अभी मैं लाखों लोग जो है उन लोगों को, मासेस को इकट्ठा करने की काम में लगा हुआ हूं और 2030 तक बहुत विराट जन आंदोलन के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब हम ऐसा कर लेंगे तो इस आंदोलन को सफलता की मंजिल पर पहुंचाने वाले हो जाएंगे। मुझे लगता है यही वास्तविक श्रद्धांजलि होगी काशीराम जी को, यही वो चाहते थे, ऐसा हमको करना होगा। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से